गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर की पेपर 6 को रीड करेंगे। बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर 6 इंडस्ट्रियल लॉ। ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स के लिए आएगा और इसका पेपर थ्योरेटिकल होता है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इंडस्ट्रियल लॉ का मतलब होता है औद्योगिक संनियम। उद्योग से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल लॉ कहते हैं। अब हम इसलिए नहीं कहते, अभी इसका और भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे, डिफाइन करेंगे। और इसका जो मेन टॉपिक है आज का वो केवल इंट्रोडक्शन है। केवल हमें ये बताना है कि इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में ही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल लॉ मीन्स उद्योग हो गया और उद्योग का संबंध बैंकिंग से भी होता है, उद्योग का संबंध समाज से भी होता है और उद्योग का संबंध कृषि से भी होता है। अब हमारी अगर मेन बात आ जाए कृषि यानी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड टॉपिक की बात अगर आएगी तो आपका सेकेंड जो अगला टॉपिक होगा वो है इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज के बाद आपका अगला टॉपिक है सर्विस। जो सर्विस की बात हम कर रहे हैं। अब प्रश्न ये आ जाए, आपके सामने क्वेश्चंस पुट अप हो जाए, हु इज बिगेस्ट, इनमें से कौन बड़ा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिग है, बड़ा है। क्या कह रहे हैं आप लोग, कौन बड़ा है इनमें से? इनमें से एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम लोग भोजन क्या करेंगे, इसलिए इसे कहा जाएगा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर। अच्छा भाई, इंडस्ट्रीज कहा जाएगा, अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। ये भी पॉइंट्स है। बट तीसरा पॉइंट है सर्विसेज, यानी कि हमारा आंसर यहां पर क्या डिक्टेट कर रहा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल लॉ और लास्ट में सर्विसेज, इनमें से कौन है। अब बात करेंगे, मेरा क्वेश्चन था हु इज बिगेस्ट, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कौन बड़ा है। तो आइए देखते हैं, आज सबसे बड़ा मेरी नजरों में सर्विस सेक्टर है। क्यों? क्योंकि सर्विस मीन्स जो फैसिलिटी लोग प्रोवाइड करते हैं, सुविधा देते हैं, काम करते हैं, जैसे लेबर हो गए, वर्कर हो गया, किसी भी फर्म में काम करने वाला, उस पर्सन को सैलरी गेन होती है, वो पर्सन हो गया। इस तरह से सभी लोग आ जाएंगे सैलरी में, जो लोग काम करते हैं यानी कि प्रोफेशन करते हैं, पेशा है उनका। व्यवसाय है तो व्यवसाय मीन्स बिजनेस, बिजनेस भी करने के लिए आपको सर्विस की जरूरत पड़ेगी। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके घरों में देखा होगा कभी कभी डोर टू डोर आपके घर में, मैडम अगरबत्ती ले लीजिए, मैडम फिनाइल ले लीजिए, इसे क्लास मैंने चीजें घर के बाहर देने आते हैं, जिससे सर्विस, ये सर्विस हो गई। अब अगर खेतों में गेहूं आप उपज कर भी लें तो करने के लिए भी आपको लेबर चाहिए। विदाउट लेबर आप अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। बाय द वे कर भी लिया तो फिर उसे वन प्लेस से सेकेंड प्लेस यानी कि एग्रीकल्चर वर्क होने के बाद उसे गांव से सिटी में लाने के लिए फिर से हमें जरूरत पड़ेगी इसकी सर्विस की। तो हमारे लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सर्विस। अब केवल सर्विस से ही काम नहीं होने वाला। आप सोचेंगे सर सर्विस सबसे बड़ी हो गई। यस, सर्विस बड़ी है, लेकिन कंडीशन है पूरी कंट्री का 57% यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर 57% सेक्टर जो है ये आपका सर्विस से रिलेटेड है। अब बात आ गई कि केवल सर्विस करने से क्या होगा। बात बिल्कुल सही है कि सर
सर्विस ही से कुछ थोड़ी होगा। सर्विस करने के लिए कोई ऑप्शन तो चाहिए हमारे पास। हाँ, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्रीज। यानी एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज भी हमारा एक ऑप्शन है और एग्रीकल्चर भी हमारा एक ऑप्शन है। दोनों हमारे ऑप्शन हैं। इसमें से 15% एग्रीकल्चर में काउंट करते हैं हम लोग और 28% हम लोग इंडस्ट्रीज से काउंट करते हैं और टोटल राजस्व 57% सर्विसेज एरिया से हमारे पास आता है। लेकिन हमारे आज के टॉपिक मैंने आपको बताया, इस टॉपिक में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस तीनों को मिला के आपका 100% आना चाहिए, यानी कि टोटल मिला के 100% हो गया। यानी कि अकेले सर्विस कुछ नहीं कर सकता, सर्विस के साथ में इंडस्ट्रीज एरिया को और इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीकल्चर को इनबिल्ड होना पड़ता है, तब 100% फाइंड करते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक मेन है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। ये संपूर्ण भारत में लागू होता है, पूरे भारत में इंडस्ट्रियल लॉ आपके लागू होती है। और इंडस्ट्रियल लॉ में आप सोचेंगे इंडस्ट्रियल लॉ छोटा सा है, नहीं, इंडस्ट्रियल लॉ एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एज इक्वल। पहियों की जरूरत होती तब गाड़ी चलती। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ दोनों जब होते हैं तब बिजनेस इंडस्ट्रीज हमारी रन करती है। इंडस्ट्री को बनाने के रीजन क्या थे, इंडस्ट्रियल लॉ क्यों बनाया गया। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल लॉ क्या है, अर्थ क्या है, उसका क्या मीनिंग है। तो मैंने मीनिंग समझाने का प्रयास किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इन तीनों को मिला दें अगर, तो हमारा 100% काउंट हो जाता है कि हमने 100% प्रोसेस वर्क कंप्लीट कर लिया है। इंडस्ट्री में होने वाली जो डेफिनेशन थी, समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को रोकने के लिए, उन समस्याओं को ब्लॉक करने के लिए, लेबर के साथ शोषण ना हो, इन सब चीज़ों के लिए, कंपनसेशन के लिए, मिनिमम फैक्ट्री वेजेस के लिए, इस तरह से बहुत सारे रूल डिफाइन किए गए हैं यहाँ, और वो सारे रूल हमें यहाँ पर रीड करने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल लॉ एक पॉइंट से नहीं बनता। इंडस्ट्रियल लॉ के लिए में द फैक्ट्री एक्ट 1948 रीड करना पड़ेगा। द फैक्ट्री एक्ट 1948 में बनकर जरूर तैयार हुआ है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। फैक्ट्री एक्ट को बनाने के लिए हमें 1800 के आसपास से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो डेवलपमेंट क्षेत्र थे वहाँ पर मुंबई इसेट्रास, वहाँ पर बहुत सारे कारखाने लगे हुए थे, मजदूरों का बहुत शोषण होता था। उनसे 12-12 घंटे वर्क काम लेते थे, बट उन्हें सैलरी फुल पेमेंट नहीं करते थे, सैलरी ब्लॉक कर देते थे और उनसे ज़बरदस्ती एक्सेस वर्क कराया जाता था। उनको रेस्ट नहीं करने दिया जाता था। उनको जो फैक्ट्री पे गंदा पानी वगैरह वेस्टेज निकलता था, उस वेस्टेज में वर्क करने के बाद उनके फ्रेश होने के लिए कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं थी। फीमेल मजदूर थे, उनके साथ बहुत सारा शोषण होता था। वर्क करते थे, करने के बाद उनको सैलरी, मैटरनिटी वगैरह, लीव वगैरह, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं थी। जितने दिन वर्क करते थे सिर्फ उतना ही पेमेंट, और उसमें भी ड्रॉप करके कि जब आप अगेन आएंगे तो बैक पेमेंट आपको करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पेमेंट के अलावा भी उनको सैलरी में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। 10,000 सैलरी सपोज दैट थी, बोले 5,000 में करना हो तो करिए, नहीं तो जाइए। दिस इज मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन से उन सारी समस्याओं को ब्लॉक करने के लिए, मजदूरों के कह सकते हैं कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर फ्यूचर के लिए
उनके ग्रेट फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए, उनकी मेंटलिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास द फैक्ट्री एक्ट 1948 बनाया गया। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। 1800 में बनने में फिर संशोधन होते चले गए, 50 में हुआ, 1816 में हुआ, एटलीस्ट जा करके फिर हमारा रूल द फैक्ट्री एक्ट 1948, जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे तब इसकी पूरी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक लेबर से संबंधित जो से फैसिलिटीज़ एंड सिक्योरिटीज़, जो उसको सिक्योरिटीज़ देनी है, सिक्योरिटी प्लस उसको जो वेलफेयर फंड्स देने हैं, उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है एक कारखाने के अंदर, ये सारे रूल एंड रेगुलेशन हम लोग द फैक्ट्री एक्ट में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 भी इसी इंडस्ट्रियल लॉ का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 को यानी कि एक तरीके से देखें तो ये 7 C's जो हैं इनको ऐड करेंगे तब हम पाएंगे कि ये हमारे इंडस्ट्रियल लॉ हैं। यानी कि द फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडियन डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, क्योंकि मजदूरों के बीच में यूनियंस बनती थी, उन यूनियंस में डिस्ट्रीब्यूट जनरेट हो जाते थे ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। उसको कंप्लीट मेंशन फिनिश करने के लिए वहाँ पर हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत होती थी, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में बोले तो कंपनी फैक्ट्री लीडर या एक्सेट्रास के नेम देते थे। वो उन दोनों में बैठकर कंप्रोमाइज़ होता था और उसमें सुधार किया जाता था। ये 1948 के पहले की बात है, लेकिन जब ये हमारा रूल 1948 फॉलो हो गया, आफ्टर दैट फिर इस रूल को भी इसी में इनबिल्ड किया गया, जिससे कि किसी भी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटों को फिनिश किया जा सके। इनके लिए कमेटी मेंटेन की गई और उन कमेटी में सारी समस्याओं का सॉल्यूशन किया गया। अभी मैंने बताया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में डिफाइन हुआ, इसको भी ऐड करेंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है, बिकॉज ट्रेड यूनियन एक्ट में 26 ट्रेड बनाए गए और उन ट्रेडों में यूनियंस मेंटेन की गई और उन यूनियनों में डिसाइड किया गया कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या क्या रूल अपने आपस में रखेंगे, इनके विषय में डिफाइन करेंगे। अगला है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 डिफाइन किया गया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मीन्स बीमा, नाम आते ही आप लोग समझ जाते हैं। जैसे ही इंश्योरेंस वर्ड आता है आपके माइंड में पिक्चर आ जाती है कि मेरे घर में एक इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति आया था और उसने इंश्योरेंस किया। बिल्कुल सही फीलिंग आई है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके घर के मेन सदस्य का इंश्योरेंस किया कि वो रास्ते में जाता है आता है, इन केस ऑफ एनी फ्यूचर में कोई भी इवेंट्स घटती है, घटनाएं, तो उसका पेमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एज ए सेम प्रोसीजर स्टेट वर्ड यूज किया गया, स्टेट एम्प्लॉय। और स्टेट एम्प्लॉय मीन्स जो कारखाने में काम करते हैं उनके लिए इंश्योरेंस की फैसिलिटीज की गई। 1948 में कारखाना अधिनियम के साथ ही की गई थी। आइए बेटे मेरे देखिए, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डिसाइन किया गया। इसके पहले ही कंपनसेशन की बात कर दी गई थी। कंपनसेशन मीन्स होता है क्षतिपूर्ति। सपोज दैट किसी एम्प्लॉय का वर्क करते समय एक हाथ की उंगली कट जाए, तो एक हाथ की उंगली वो कौन सी उंगली है ये डिपेंड करता है, और उससे क्या वर्क लेता था उसके अकॉर्डिंग उसे उसका कंपनसेशन पे किया जाए। एक हैंड कट गया, उसका हैंड कट होने पर भी उसे फैसिलिटी कंपनसेशन मिलेगा, या ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंड होने पर उसे कंपनसेशन मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिन्हें कि यहाँ पर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के 23 के अंतर्गत इसे इम्प्लीमेंट किया। आइए बात करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मिनिमम मीन्स कम से कम मजदूरी, क्योंकि एम्प्लॉयर बेईमानी करता था, एम्प्लॉयर बदमाशी करता था, फुल पेमेंट नहीं करता था, काम पेमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा लेता था। इस तरह के सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए कि किसी भी श्रमिक का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी प्रकार से उसका शोषण ना हो सके। इसीलिए इसको ब्लॉक करने के लिए एक रूल बनाया गया, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं वेजेस एक्ट 1948। और ये वेजेस एक्ट जो बनाया गया, न्यूनतम मजदूरी को डिसाइड कर दिया गया कि एक मजदूर को कितने रुपए की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उसे हमने फैक्ट्री एक्ट 1948 से रिलेटेड ये मिनिमम वेजेस एक्ट का रूल भी डिफाइन कर दिया गया।
एज सेम बात करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस यानी कि अभी तो हमने रूल बनाया कि कम से कम कितना पेमेंट करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बना दिया गया। किस तरीके से उसे पेमेंट किया जाएगा, उस पेमेंट के अगेंस्ट में पेमेंट एक्ट 1936 बनाया गया था। ये सारे रूल जब हम ऐड करते चले जाते हैं और इनको सबको ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने रिजल्ट निकल कर आता है इंडस्ट्रियल लॉ। यही हमारा रूल है और यही हमारा रिजल्ट है। यही हमारा रूल है और इसी रूल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल लॉ को ही हम लोग डिफाइन करने के लिए ये सारे एक्ट हमें पढ़ने होंगे। इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर हम इस सिस्टम को देखें तो यूनिट्स का नेम दे सकते हैं। यूनिट्स, दीज आर यूनिट्स, ये सभी यूनिट्स हैं और ये सारी यूनिट्स के विषय में हम वन बाय वन करके सारी यूनिट्स रीड करेंगे। किस यूनिट में हमें क्या दिया हुआ है। मैंने इंट्रोडक्शंस में इस सारे रूल्स के बारे में आपको बताया है किस तरीके से इनको फॉलो करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट में मैंने आपको सारा कुछ डिफाइन कर दिया है।